भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। क्या आप जानते हैं, मुंबई के ताज होटल का निर्माण एक असाधारण प्रतिशोध का प्रतीक था। यह कहानी तब शुरू होती है जब भारतीय उद्योगपति जमशेदजी टाटा को अंग्रेजों के एक होटल में दाखिला देने से मना कर दिया गया, केवल इसलिए कि वे भारतीय थे। इससे आहत होकर टाटा ने एक ऐसा सपना देखा जो उस समय की परिभाषाओं को बदलने वाला था। उन्होंने तय किया कि वे एक ऐसा होटल बनाएंगे जो न केवल भारतीयों के लिए खुलेगा बल्कि अपने भव्यता और सुविधाओं में विश्व स्तरीय होगा। और यहीं से शुरू होती है ताज होटल की यात्रा। एक ऐसा होटल जो भारतीय गर्व और ब्रिटिश उपनिवेशवाद की यादों को संजोए हुए खड़ा है। जब भी उद्योगपतियों की बात होती है, आपने अक्सर सुना होगा कि फला बिजनेसमैन ने अरबों कमा लिए या किसका टर्नओवर अरबों खरबों में है, मगर ऐसा कम ही सुनाई देता है कि किसी बड़े उद्योगपति ने अरबों खरबों दान कर दिए हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने व्यापार में सफलता के साथ साथ समाज सेवा और मानवीय मूल्यों को सबसे सर्वोपरि रखा। वो शख्स हैं रतन टाटा, एक ऐसा नाम जिसने टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अपनी उदारता से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। आदाब, सलाम, जोहार। मैं हूं चांद हसन। चर्चित चेहरे के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे उस कोहिनूर की जिसने न केवल अपने परदादा जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा कंपनी को एक नए आयाम दिए बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ था। उनका जीवन शुरू से ही चुनौतियों से भरा रहा है। उनके पिता नवल टाटा को रतन जी टाटा और उनकी पत्नी नवाजबाई टाटा ने गोद लिया था। 1948 में जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया। रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई कैंपियन स्कूल मुंबई में हुई, जिसके बाद वे कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़े। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्होंने एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। 1961 में रतन टाटा ने टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत की। शुरू में उन्हें नेल्को जैसी संघर्षरत कंपनियों को सुधारने का काम सौंपा गया, जिसमें उन्होंने काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन 1991 में जब उन्होंने टाटा सन्स के अध्यक्ष का पद संभाला, तब उन्होंने कंपनी में व्यापक बदलावों की शुरुआत की। उन्होंने टाटा समूह के विभिन्न व्यवसायों को एकीकृत किया, सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की और टाटा ब्रांड को और मजबूत बनाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह का राजस्व लगभग 40 गुना और लगभग लाभ 50 गुना बढ़ गया। उनकी दूरदर्शिता ने टाटा समूह को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। उनके नेतृत्व में टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया, टाटा स्टील ने कोरस का और टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। इन बड़े अधिग्रहणों ने टाटा को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। रतन टाटा के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा टाटा नैनो रही है, लोगों की कार। उन्होंने आम भारतीयों के लिए एक ऐसी कार की कल्पना की जो सस्ती हो और हर किसी की पहुंच में हो। भले ही यह व्यावसायिक रूप से बहुत सफल नहीं रही, लेकिन इसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उनकी सोच को सराहा है। अब बात करते हैं रतन टाटा के व्यक्तित्व जीवन की। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और इसके पीछे की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें अपने जीवन में 4 बार प्यार हुआ, लेकिन उन्होंने किसी से विवाह नहीं किया। उनके अनुसार जब वे अमेरिका में थे तब उन्होंने शादी करने का मन बनाया था, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। इस समय की परिस्थितियों के कारण उनका वह रिश्ता टूट गया। उन्होंने इस अनुभव को एक निजी और भावनात्मक घटना के रूप में स्वीकार किया, लेकिन इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी मजबूती भी माना। रतन टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति थे बल्कि एक महान समाजसेवी भी थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों के बड़े पैमाने में योगदान दिया। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय टाटा ट्रस्ट के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करने में समर्पित कर दिया। 2012 में 75 वर्ष की आयु में रतन टाटा ने टाटा समूह से रिटायरमेंट लिया, परंतु उन्होंने युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई नए स्टार्टअप्स में निवेश करना जारी रखा, जैसे स्नैपडील,
ओला और Xiaomi जैसे स्टार्टअप्स में उनका निवेश युवाओं को प्रेरित करता रहा। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए गुड फेलो नामक स्टार्टअप की भी शुरुआत की, जो उनकी समाज सेवी सोच का एक बेस्ट उदाहरण है। अब हम बात करेंगे 9 अक्टूबर 2024 की। यह वो दिन था जब भारत ने अपने सबसे बड़े और सबसे सम्मानित उद्योगपति को खो दिया। रतन टाटा का मुंबई के एक अस्पताल में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक दूरदर्शी नेता और अद्वितीय मानव बताया। मुंबई में उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया और उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोगों ने भाग लिया। रतन टाटा की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। उनके द्वारा स्थापित उदारता, ईमानदारी और सामाजिक सेवा के मूल्यों न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, बल्कि भारतीय उद्योग जगत को भी सदैव प्रेरित करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक और चर्चित चेहरे के साथ। तब तक देखते रहें हमारे चैनल को और भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।